मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी भाग फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने सेकंड यूनिट में पिछले लेक्चर में ऊडोगोनियम की थैलस की संरचना, कोशिका की संरचना, ऊडोगोनियम में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन तथा अलैंगिक जनन के बारे में बात की। आज हम ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष प्रकार का पाया जाता है और इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जहाँ कहीं अगर आपको कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको हम 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस ऊगेमस प्रकार का होता है। हमने पहले बात की थी ऊगेमस, विषम युग्मकी प्रकार के लैंगिक जनन की। विषम युग्मकी लैंगिक जनन में जो नर कोशिका है, जिसको हम पुमाणु कहते हैं, पुमणु या नर एंथेरोजोइड्स कहते हैं, वह चल प्रकार का या मोटाइल प्रकार का होता है, तथा जो स्त्री कोशिका है, जिसे अंड या एग कहते हैं, वह अचल प्रकार का या नॉन मोटाइल प्रकार का होता है। अर्थात जो नर कोशिका है या पुमणु है या एंथेरोजोइड है, वो अपने स्थान से चलकर स्त्री कोशिका या एग सेल तक, अंड कोशिका तक जाता है। नर कोशिका चल प्रकार की, मोटाइल प्रकार की, और स्त्री कोशिका नॉन मोटाइल प्रकार की। इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम विषम युग्मकी या ऊगेमस कहते हैं। और जो ऊडोगोनियम है उसमें यह विषम युग्मकी रिप्रोडक्शन और भी एडवांस प्रकार का हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर जो लैंगिक अंग हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो उपयोगी अंग हैं, उन्हें हम एंथ्रीडियम पूंधानी और ऊगोनियम अंडधानी कहते हैं। ऊडोगोनियम में सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन, जननांगों के वितरण के आधार पर, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ऊडोगोनियम को जननांगों के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर हम मुख्यतया 2 प्रकारों में विभेदित कर लेते हैं। सामान्यतया जो ऊडोगोनियम का पादप है, जो आकार सामान्यतया पाया जाता है, उस आकार को हम मैकरेंड्रस स्पीसीज कहते हैं, पुंदीर्घी कहते हैं। दोबारा समझें, जननांगों के वितरण के आधार पर हम इसे 2 प्रकारों में विभेदित कर रहे हैं। नंबर 1 मैकरेंड्रस स्पीसीज और दूसरी नेनेंड्रस स्पीसीज। वर्ड मैकरेंड्रस 2 भागों में बंटा हुआ है। मैक्रो यानी कि आकार में बड़ा, एंड्रस एंड्रोशियम को, जो नर पादप है उसको या नर कोशिका है उसके लिए हम एंथ्रीडियम, एंड्रस, एंड्रोशियम इत्यादि शब्द यूज करते हैं। तो मैकरेंड्रस बड़े आकार की नर कोशिकाएं जिसमें पाई जाती हैं उसे हम मैकरेंड्रस स्पीसीज कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है पुंदीर्घी। पू जो वर्ड है वो यूज किया जा रहा है पूंधानी के लिए, और दीर्घ या दीर्घी शब्द यूज किया जा रहा है बड़े आकार के लिए। तो जिसमें नर कोशिकाएं, नर कोशिका को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं बड़े आकार की हैं, वह पादप मैकरेंड्रस स्पीसीज कहलाएगा, पुंदीर्घी कहलाएगा। दूसरा शब्द आता है हमारे पास में नेनेंड्रस। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम। नैनो यानी कि अत्यधिक छोटा। नैनो पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा, टाटा की नैनो कार आती है, बहुत छोटी कार आती है। नैनो वर्ड याद रखने के लिए आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। नैनो यानी कि अत्यधिक छोटा। एंड्रस उसी तरह से जो नर कोशिकाएं हैं, अगर नर कोशिकाएं अत्यधिक छोटे आकार की हैं तो उस स्पीसीज को हम नेनेंड्रस स्पीसीज कहेंगे। हिंदी में उसे हम लिखते हैं पुंवामनीय, पूंधानी के लिए, और वामन जो शब्द है वो छोटे आकार के लिए। तो पुंवामनीय जातियाँ। तो 2 प्रकार से हमने
उडोगोनियम को डिवाइड किया मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस। अब बात करें हम मैक्रेंड्रस स्पीसीज की। जो मैक्रेंड्रस स्पीसीज है, मैक्रेंड्रस स्पीसीज को हम फिर दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। एक मैक्रेंड्रस स्पीसीज जिसमें नर पादप और मादा पादप अलग अलग होते हैं, मैक्रेंड्रस डायोशियस, एक लिंगाश्रयी, जिस पर सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है, एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मैक्रेंड्रस डायोशियस। दूसरी स्पीसीज आती है हमारे पास में मैक्रेंड्रस मोनोशियस या द्विलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी, ऐसी पूंदीर्घी जाति जिसमें एक ही पादप पर नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हों, मैक्रेंड्रस मोनोशियस या द्विलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी कहलाएगी। दोबारा देखें, मैक्रेंड्रस वो स्पीसीज है जिसमें नर कोशिकाएं बड़े आकार की हैं, ये फिर दो प्रकार का हो गया, एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी। अब बात करें हम नेनेंड्रस स्पीसीज की। नेनेंड्रस स्पीसीज यानी कि जिसमें नर कोशिकाएं छोटे आकार की हैं, उसे हम फिर दो प्रकारों में विभेदित कर देते हैं। एक गैनेंड्रोस्पोरस नेनेंड्रस स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज, ऐसी जाति ऐसी छोटे आकार की जाति जिसमें नर कोशिकाएं छोटे आकार की हैं, लेकिन जिसमें नर व मादा कोशिकांग एक ही पादप पर पाए जाते हों। ऊपर हमने उसको द्विलिंगाश्रयी कहा था, यहाँ हम नया शब्द यूज कर रहे हैं गैनेंड्रोस्पोरस शब्द को। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, गायन जो है वो गायनोशियम से आएगा, एंड्रोशियम से आएगा और स्पोरस बीजाणु से आएगा। ऐसा पादप जिसमें गायनोशियम यानी कि मादा कोशिकाएं, एंड्रोशियम यानी कि नर कोशिकाएं एक ही प्लांट पर पाई जाती हों, गैनेंड्रोस्पोरस नेनेंड्रस स्पीसीज कहलाएगी। स्त्री पुं बीजाणुक, ऐसा पादप जिसमें स्त्री बीजाणु भी और पुं बीजाणु भी एक ही पादप पर उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी आती है हमारे पास में स्पीसीज आइडियोएंड्रोस्पोरस नेनेंड्रस स्पीसीज। आइडिया जो वर्ड है वो है अलग के लिए, भिन्न के लिए। भिन्न पुं बीजाणुक वामनीय जाति, ऐसी जाति जिसमें नर कोशिकाएं पुं बीजाणु दूसरे पादप पर उत्पन्न होता है और मादा जो कोशिकाएं हैं या एग सेल है वो दूसरे पादप पर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से उडोगोनियम मुख्यतया 4 भागों में विभेदित किया जा सकता है। ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है और इसी के आधार पर जो उडोगोनियम है, उस उडोगोनियम में 4 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। तो आइए इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक ऐसा तंतु जिसमें ये गोलाकार अंडधानी दिखाई दे रही है और इस अंडधानी के आधार पर पूंधानी दिखाई दे रही है। इस पूंधानी से उत्पन्न नर युग्मक इसी पादप पर उपस्थित अंडधानी को निषेचित कर देता है, यानी कि नर व मादा दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हैं। क्योंकि दोनों समान आकार के हैं, बड़े आकार के हैं, इसलिए इस प्रजाति को हमने नाम दिया मैक्रेंड्रस मोनोइशियस, यानी कि पुंदीर्घी उभयलिंगाश्रयी। अब दूसरी प्रजाति देखें, इसमें मादा कोशिका एक पादप पर है, नर कोशिका दूसरे पादप पर है। वहां से नर युग्मक उत्पन्न हुआ, एक पादप से नर युग्मक उत्पन्न हुआ, उसने दूसरे पादप पर उपस्थित अंड कोशिका को निषेचित किया, यानी कि एक नर पादप है और एक मादा पादप है। दोनों के आकार बड़े हैं, इसलिए इसका नाम दिया हमने मैक्रेंड्रस डायोशियस या एक लिंगाश्रयी पुंदीर्घी जाति। तीसरी प्रजाति आती है हमारे पास में, जो नेनेंड्रस स्पीसीज है, उसमें एक नया पादप उत्पन्न होता है जिसे हम नेनेंड्रियम कहते हैं। इसको इस तरह से समझें कि एक सामान्य पादप एक विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण करता है जिसे एंड्रोस्पोर कहते हैं। वह एंड्रोस्पोर अंडधानी के आधार पर दोबारा जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और एक छोटे पादप का निर्माण करता है जिसे नर पादप या पुंवामनीय पादप कहते हैं, नेनेंड्रियम कहते हैं।
और यह नेनेंड्रियम नर युग्मक का निर्माण करता है जो कि मादा युग्मक को निषेचित करता है। अगर एंड्रोस्पोर और ऊगोनियम एक ही पादप से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके लिए शब्द यूज किया हमने गाइनेंड्रोस्पोरस नेनेंड्रस स्पीसीज, स्त्री पू बीजाणुक पुमनीय पुवामनीय जाति, यानी कि इसी पादप पर उपस्थित एंड्रोस्पोर इसी पादप पर अंकुरित होकर के एक नए नर पादप का निर्माण करता है जिसे हम नेनेंड्रियम कहते हैं, और वह नर पादप नर युग्मक का निर्माण करता है जो कि निषेचित करता है इसी पादप पर उपस्थित अंड कोशिका को। दोनों चीजें एक ही प्लांट पर उपस्थित हैं, गाइनेंड्रोस्पोरस नेनेंड्रस स्पीसीज। और चौथा प्रकार आता है हमारे पास में जहां पर एक दूसरे पादप के द्वारा एंड्रोस्पोर का निर्माण किया जा रहा है। वह एंड्रोस्पोर अंकुरित होकर के मादा पादप पर नर युग्मक का निर्माण करता है और वह नर युग्मक उस मादा कोशिका को निषेचित कर देता है। दो अलग अलग पादपों को उपस्थित होना आवश्यक है। इसके लिए हमने यूज किया शब्द आइडियो एंड्रोस्पोरस या भिन्न पू बीजाणुक वामनीय जाति। तो विद्यार्थियों, उडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वह थोड़ा सा अलग है, जिसे हम 4 प्रकारों में अलग अलग विभेदित कर देंगे और उसके बाद उन्हें अलग अलग उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे। जो नर कोशिका है उसका निर्माण सभी में लगभग समान है, इसलिए हम उसको पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में एंथ्रीडियम या पूंधानी। पूंधानी मात्र कोशिका के द्वारा बनाई जाती है। फिलामेंट में, तंतु में कोई भी कोशिका जिसके ऊपर कैप है, हम पीछे बात कर चुके हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कैप सेल और नॉर्मल सेल, सामान्य कोशिका। जिस पर कैप है वह कोशिका एंथ्रीडियो मदर सेल का कार्य कर सकती है, पूंधानी मात्र कोशिका का कार्य कर सकती है। उस कोशिका के द्वारा विभाजन किया जाता है, 2 कोशिकाएं बनती है, ऊपर वाली सेल एंथ्रीडियल सेल और नीचे वाली सेल सिस्टर सेल। जो एंथ्रीडियल सेल है उसमें पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद प्रत्येक कोशिका एक एक लंबवत विभाजन करती है, अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं 2-2 भाग में बंट जाती है और प्रत्येक कोशिका के द्वारा एक नर युग्मक का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशीय, एक केंद्र की और बहुकशाभिक संरचना है। यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की, नाक के आकार की संरचना है। चित्र में दिखाया गया है, ऊपर से छोटा, नीचे से अधिक गोलाकार, और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक एंथ्रीडियम यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। यह संरचना एंथ्रीडियल कोशिकाओं के टूटने से स्वतंत्र हो जाती है और जल में तैरती रहती है। उसके पश्चात आता है एंड्रोस्पोर। ये चित्र में दिखाई दे रहा है, एक कोई भी कोशिका एंथ्रीडियल मदर सेल के रूप में कार्य करती है। एंथ्रीडियल मदर सेल जो है वो विभाजित होगी, यंग एंथ्रीडिया बनेगा। प्रत्येक एंथ्रीडिया 2 भागों में बंट जाएगी कोशिकाएं, और 2 भागों में बंटने के बाद प्रत्येक कोशिका के द्वारा 2 एंथीरोजॉइड्स या 2 नर युग्मक निर्मित किए जाएंगे और नर युग्मक इन कोशिकाओं के टूट जाने से स्वतंत्र हो जाता है। इसके पश्चात आता है एंड्रोस्पोर। जो नेनेंड्रस स्पीसीज हैं, पूवामनीय प्रजातियां हैं, उनमें एंथ्रीडियम के स्थान पर ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष बीजाणु का निर्माण किया जाता है जिसे हम एंड्रोस्पोर कहते हैं। एंड्रोस्पोर का निर्माण, ध्यान रखें आप, सिर्फ जो पूवामनीय प्रजातियां हैं, नेनेंड्रस स्पीसीज हैं, उनमें ही किया जाएगा। अन्य को जो प्रजातियां हैं उनमें एंड्रोस्पोर का निर्माण नहीं किया जाता। एंड्रोस्पोर जो
ऊगोनियम है या अंडधानी है, उसके आधार पर उपस्थित आधारीय कोशिका से चिपक जाता है और एक छोटे नर पादप का निर्माण करता है, जिसकी सभी कोशिकाएं नर युग्मक का निर्माण करती हैं। ध्यान दें आप, एंड्रोस्पोर का कार्य अंडधानी के आधार पर उपस्थित आधारीय कोशिका से चिपकना और वहाँ पर विभाजित होकर एक छोटे नर पादप का निर्माण करना है। इस नर पादप को वामन नर या नेनेंड्रियम कहते हैं। इस नर पादप की सभी कोशिकाएं छोटे नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। एंड्रोस्पोर कहाँ बनेगा? एंड्रोस्पोर बनेगा जिस प्रकार से एंथ्रीडियम बना है, और ये एंड्रोस्पोर बनेगा सिर्फ उन प्रजातियों में जो पुंवामनीय प्रजातियां हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है, एंड्रोस्पोर का निर्माण हुआ। पहले ए में देखिए आप, ऊगोनियम के आधार पर जिस प्रकार से नर युग्मक बने थे उसी प्रकार से एंड्रोस्पोरेंजियम बना, एंड्रोस्पोर बना। वो एंड्रोस्पोर सी डायग्राम में आप देखिए, ऊगोनियम या अंडधानी के आधार पर उपस्थित आधारीय कोशिका से चिपक जाता है और एक छोटे नर पादप का निर्माण करता है, जिसे हम नेनेंड्रियम कहते हैं। और यह नेनेंड्रियम, प्रत्येक नेनेंड्रियम एक छोटे नर युग्मक का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से एंड्रोस्पोर सिर्फ नेनेंड्रस स्पीसीज में या पुंवामनीय प्रजातियों में पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे ऊगोनियम की। ऊगोनियम अंडधानी जो कि मादा कोशिका है, ये ऊगोनियल मदर सेल या मातृ कोशिका के द्वारा बनती है। मातृ कोशिका में विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली कोशिका अंडधानी कोशिका कहलाती है और नीचे वाली कोशिका सपोर्टिंग सेल या आधार कोशिका कहलाती है। जो अंडधानी कोशिका है वह अपना आकार बढ़ाती है, गोलाकार हो जाती है, और गोलाकार होने के पश्चात इसके ऊपरी हिस्से में एक रंगहीन क्षेत्र बन जाता है। ध्यान दें, ऊपरी हिस्से में रंगहीन क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम काचाब क्षेत्र या हाइलाइन क्षेत्र कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो नर युग्मक को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, तथा काचाब क्षेत्र के बाहर की कोशिका भित्ति थोड़ी सी चोंच के समान हो जाती है। इसे हम रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही बिंदु कहते हैं। इस स्थान के द्वारा नर युग्मक मादा कोशिका में एंड एग सेल में या ऊगोनियम में प्रवेश करेगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, काचाब क्षेत्र जो ऊपरी क्षेत्र में बना है जो कि रंगहीन है, और काचाब क्षेत्र की बाहर की कोशिका चोंच के समान तीखी हो जाती है, बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम कह देते हैं ग्राही बिंदु, जिसके द्वारा नर युग्मक एग सेल में प्रवेश करेगा। चित्र में देखिए, कोशिका आकार में बड़ी हुई, विभाजन हुआ, आकार में बड़ी होने के बाद में नीचे वाली कोशिका सपोर्टिंग सेल कहलाएगी, ऊपर वाली कोशिका अंडधानी या ऊगोनियम कहलाएगी। ऊगोनियम के अगले एंटीरियर एंड पर एक रिसेप्टिव स्पॉट है और एक हाईलाइन एरिया है, रंगहीन क्षेत्र है। और इस रिसेप्टिव स्पॉट के द्वारा जब परिपक्व हो जाता है तो म्यूसिलेज या श्लेष्मा को बाहर निकाला जाता है, जो जल में तैरते हुए नर युग्मकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक नर युग्मक इसमें प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोस्पोर और फिर उसके बाद में अंकुरण के पश्चात नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस चित्र में हम जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। ये मैक्रेंड्रस स्पीसीज का है। मैक्रेंड्रस यानी कि पूंदीर्घी, जिसमें ऊगोनियम और एंथ्रीडियम एक ही पादप पर उपस्थित है। एग आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, मियोसिस के बाद में जाइगोस्पोर बना और जर्मिनेशन के द्वारा उडोगोनियम को दोबारा बनाया गया। अगर यह नर व मादा अलग अलग पादप पर पाए जाएंगे तब हम उसके लिए शब्द मैक्रेंड्रस डायोशियस या पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी शब्द यूज कर लेंगे। और अगर ये दोनों एक ही पादप पर पाए जाते हैं, नर व मादा कोशिकाएं, तब हम उसके लिए मैक्रेंड्रस मोनोइशियस या पूंदीर्घी उभय लिंगाश्रयी शब्द यूज कर लेंगे। दूसरा जीवन चक्र, यहाँ पर
नेनेंड्रस स्पीसीज का है। नेनेंड्रस स्पीसीज में मेल व फीमेल अलग अलग अगर दिखाई देते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं आइडियोएंड्रस, और अगर मेल व फीमेल एक ही प्लांट पर दिखाई देते हैं तब हम उसके लिए यूज कर रहे हैं गायनेंड्रोस्पोरस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जीवन चक्र उडोगोनियम में पाए जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जिनको आप पढ़ करके इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। उडोगोनियम की कोशिका संरचना लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। पुंवामनी जातियों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। उडोगोनियम में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन। उडोगोनियम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों का वर्णन। संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं जिसमें कोशिका विभाजन, पुंवामन या ड्वार्फ प्लांट, पुं दीर्घी जातियाँ मैक्रेंडस स्पीसीज और पुं बीजाणु एंड्रोस्पोर। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो टर्म्स हैं मैक्रेंड्रस, नेनेंड्रस, मैक्रेंड्रस डायोशियस, मैक्रेंड्रस मोनोशियस, गायनेंड्रस नेनेंड्रस और आइडियोएंड्रस नेनेंड्रस, तो आप जहाँ समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार।